हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स अनदर पर्सपेक्टिव। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ देखिए हम कुछ बातें जानेंगे जो आज हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पास्ट में क्या हुआ था कि बहुत सारे लैंड को दिमाग में रखते हुए कई सारे एक्ट्स लाए गए, जैसे कि एबोलिशन किया गया जमींदारी सिस्टम का, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, टेनेंसी में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए। हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं इस बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में भी। जो टेनेंट्स के राइट्स हैं उनके लिए कदम उठाए गए। साथ ही साथ जो सरप्लस लैंड थी, एक्स्ट्रा लैंड हमने पढ़ी थी, उसको उन लोगों में बांटी गई जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी। तो ये सारा काम करा गया और ये सारा काम इंडिपेंडेंस के बाद भी करा गया। और किसने करा? अपने अपने राज्य की सरकारों ने करा। स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी अपना अपना सहयोग दिया, उस हिसाब से काम किया। इन्होंने ये काम इसलिए किया क्योंकि देखिए इन्होंने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हमारे देश के अंदर बहुत जाने जाते हैं, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम देखें तो वहाँ पे लैंड जो ओनर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लैंड रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे क्या है भाई, यही पता चलता है कि जो छोटे किसान हैं वो पिसता है। तो यहाँ पे छोटे किसान हमारे यहाँ देश में बहुत है और इन्हीं को दिमाग में रखते हुए कई सारे जो है एक्ट्स वगैरह को लाया भी गया है इतिहास में। अब देखिए ये एक्ट्स वगैरह तो आए हैं और इन पे काम होता ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे इस चैप्टर में एक अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। अलग तरीका ये कि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमारे देश का 60%, 60% जो कि एरिया है लैंड का, वो कृषि यूज करती है, मतलब एग्रीकल्चर यूज करता है। तो आप कहोगे हाँ मैम, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि ये कितना पैसा देता है हमारे जीडीपी में, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ 17%, 17%। अब आप इस तरह से समझिए कि अगर आपने एक मशीन लगाई, उस मशीन में आपने 10 आलू डाले, पोटैटोज डाले, तो उसमें से आपको एटलीस्ट इतने चिप्स तो बन के बाहर आ जाएं जिससे आपके इन 10 डाले हुए आलू की कॉस्ट, मशीन में जो भी आपका इनपुट लगा है उसकी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, साथ ही साथ जिस लेबर ने बनाया है उसकी कॉस्ट, पैकेजिंग वगैरह सब मिला के आपको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी हो जाए, तब तो आपको इस मशीन को लगाने का प्रॉफिट है। नहीं तो क्या फायदा कि अगर इसके ऊपर 5 आलू को बनाने के लिए इसके अंदर 5 लोग लगे हुए हैं, तो ये एक तरीके से यूसेज यूसेज इसका बिल्कुल नहीं है, ये एक तरीके से वेस्टेज हो रहा है और ये अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब सेम तरीका यहाँ लगाइए कि अगर लैंड 60% कहीं पे यूज हो रही है तो उससे आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 17% ही क्यों निकल रहा है। वही जगह अगर हम बात करें बाकी सारा सेक्टर, जैसे सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रीज, या फिर आप कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सेक्टर सिर्फ और सिर्फ 11% लेता है हमारे लैंड एरिया का, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो है 80%, मतलब 80%। तो आप कहोगे मैम ऐसा है कैसे? अच्छा अब क्या करा जाए, क्या हम एग्रीकल्चर ही खत्म कर दें? तो नहीं भाई, एग्रीकल्चर तो खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा देश वेस्टर्न कंट्रीज की तरह पिज्जा बर्गर खा के तो नहीं जी सकता ना। हमारे एक प्रॉपर डाइट, इंडियन डाइट है जिसमें रोटी, चावल, दाल सब कुछ आता है और रोज के हिसाब से आता है। तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी के हिसाब से हम एग्रीकल्चर को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हमें एग्रीकल्चर पे वर्क करना होगा। वर्क कैसे करना होगा कि अब देखिए ये जो एक प्लॉट ऑफ लैंड है, इस प्लॉट ऑफ लैंड पे ही हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ से 100 टन गेहूं अगर निकल रहा था, 100 टन वीट अगर ये उपजा रही थी, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि आगे आने वाले टाइम पे इसी में से हम 300 से 500 टन गेहूं को उगा सकें, ना कि लैंड का एरिया बढ़ाएं और तब निकले। मतलब ऐसा हमें नहीं करना है कि जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो हमें दूसरा एरिया फॉरेस्ट को काट के हम एग्रीकल्चर को बढ़ाएं, ऐसा नहीं करना है। बल्कि जो हमारे पास लैंड है उसी में ही हमें कोशिश करनी है कि इसी लैंड की प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कहना चाहता है ये चैप्टर, और यही एक लैंड रिफॉर्म्स हमें ऐसे लेकर आने हैं कि हम इन सब चीज़ों पे वर्क कर पाए। अब चीज़ें आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में। तो ज़रा
फुल फॉर्म या दूसरे नाम को जाने तो वो है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटाइजेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। अगर इसे कहें तो इसे भाई आम शब्दों में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, पहले ये समझाती हूँ मैं आपको। इसमें बताया गया है कि जब आप किसी किसान की जमीन को एक्वायर करोगे, देखिए जो सरकार होती है वो किसान से जमीन लेती है, या मतलब ऐसे किसी इंसान की मान लीजिए लैंड पड़ी हुई है, उस लैंड को किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर लिया जा रहा है, तो उस बंदे से तो आप जमीन को लोगे ना। तो जब सरकार उस बंदे से इस लैंड को उसकी लैंड को लेती है, मतलब एक्वायर करना उसको कहते हैं, जो एक्वायर करती है, तो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर वो प्रॉपर प्रोसीजर लिखा हुआ है, किस रूल के हिसाब से लेना चाहिए, क्या उसको कंपनसेशन मतलब कितना पैसा प्रोवाइड करना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ से उसको हटा रहे हो तो एक उसे अच्छी सेफ जगह पे आप रिहैबिलिटेट करो, मतलब उसको वहां पे रीसेटल करो, वहां पे उनकी पूरी फैमिली को आप वहां पे रीसेटल करो, सेटल डाउन करो किसी दूसरी जगह पे। और साथ ही ये एक्ट ये भी कहता है कि आप एक फेयर कंपनसेशन दो, मतलब ऐसा पैसा ना दे दो कि भाई उसकी जमीन की कीमत मान लो 50 लाख रुपए बन रही थी, तो आपने उसको उठा के जो है वो 5 लाख रुपए दे दिए क्योंकि आप सरकार है। ऐसा नहीं करना है, एक एक अच्छा एक फेयर कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करना है। इसके साथ-साथ जो भी प्रोसेस है, जैसे आप सरकार जो भी उसकी लैंड पे करने जा रही है, उस पर्टिकुलर एरिया में करने जा रही है, चाहे वो फैक्ट्री को सेटअप कर रही हो या बिल्डिंग सेटअप कर रही हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही हो, तो उसको पूरी तरीके से उस प्रोजेक्ट को उनके सामने रखना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट चीज़ें रहनी चाहिए, कुछ ऐसे छुपा के इल्लीगल काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ गए? अब देखिए ये एक्ट स्टेबलाइज करता है रेगुलेशंस जो कि लैंड एक्विजिशन को लेके होती हैं, और कहता है कि अगर इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें बढ़ाना है और साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसके अंदर रहेगी, तो हमें लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या अच्छा प्रोसीजर हो सकता है वो इस एक्ट में रखा गया है। अब आप कहोगे कि मैम क्या ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पहली बार ही आया था? तो बच्चों ऐसा नहीं है। ये एक्ट जो है रिप्लेस करा गया है लैंड एक्विजिशन 1894 के एक्ट को। ये 1894 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, ये ब्रिटिश के टाइम का था, 120 साल पुराना हो चुका था, ऑब्सोलीट था। इस वजह से इसकी जगह पे इस एक्ट को लाया गया। अब कुछ बातें ऊपर-ऊपर से थोड़ी-सी बता दूँ, किताब में तो डेट वाइज़ बताया गया है, इतना कुछ ख़ास नहीं है। ये लैंड एक्विजिशन ये जो बिल है वो 2011 में आया था, और ये एक्ट जो है वो 2013 में बना। उसके बाद अगर हम कहें ये फ़ोर्स में कब से आया, तो 1 जनवरी 1 ऑफ जनवरी 2014 से फ़ोर्स में आया। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ एम्स वग़ैरह और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के। तो पहला समझिए, सबसे पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जब भी लैंड को एक्वायर करा जाए तो यहाँ पे कंसल्टेशन हो इंस्टीट्यूशंस के साथ में। इंस्टीट्यूशंस उस गांव की जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो उसके साथ में बात करी जाए, या ग्राम सभा के साथ में बात करी जाए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी वहाँ के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनके साथ में बात करना बहुत ज़रूरी है लैंड को एक्वायर करने से पहले। मतलब उनको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, और एक प्रोसेस पूरा पारदर्शी हो, मतलब ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो पूरी तरीके से, जो लैंड को एक्वायर करा जा रहा है कि भाई आप किस लिए एक्वायर कर रहे हो, आप इंडस्ट्री बनाने के लिए कर रहे हो, या आप वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उसे डेवलप करने के लिए कर रहे हो। जैसे कि पुल वगैरह लोगों के घर के सामने से निकल जाते हैं, तो अगर उनका घर बीच में आता है तो उतना उतना एरिया का उनको कंपनसेशन दिया जाता है, या वहाँ पे रोड बनाने की बात कही जा रही है, या शहरीकरण उस एरिया का करा जा रहा है, मतलब अर्बनाइजेशन करा जा रहा है। तो समझ रहे हैं? साथ ही साथ जो ओनर्स हैं उस लैंड के जहाँ से आप ये प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो, वो यहाँ पे उनको लीस्ट डिस्टर्बेंस हो, मतलब सीधी बात ये है कि उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो पहली बात तो ये एक्ट ये कहता है, इसका एम ये है। दूसरी बात कहता है कि देखो, जो ज़मीन आप ले रहे हो ओनर की, उसका आप एक फेयर कंपनसेशन दो। अब ऐसा ना हो कि उसकी ज़मीन इतनी महँगी है और आपने कुछ रुपयों में खरीद ली, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए जो हर्जाना भरोगे, जो कंपनसेट करोगे, उसे आप एक अच्छा फेयर कंपनसेशन हो जिसकी आप लैंड ले रहे हो। तीसरी बात ये कि आप एडिक्वेट प्रोविज़न ये बनाता है ऐसे अफेक्टेड पर्सन्स के लिए कि उन लोगों को, जैसे मान लीजिए कि कुछ फैमिली इस लैंड पे रह रही थी, अब सरकार ने इस लैंड को एक्वायर करा, इसके लिए पैसा भी दिया, या अगर पैसा कुछ कम है जो भी है, तो इन फैमिलीज़ को एक प्रॉपर जगह पे रीसेटल करा जाए, ठीक है? यहाँ से उठा के उनको प्रॉपर सेटलमेंट दिया जाए।
और चौथी बात ये कहता है कि देखो, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन की बात है कि इस लैंड को लेना ही लेना है और ले भी लिया, तो जो भी लोग वहाँ हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए जो भी साथ दे रहे हैं लोग हैं वहाँ पे, अब ऐसा ना हो कि कहीं और इनको जहाँ सेटल करा जाए वहाँ पे इनकी जो लाइफ है वो इनकी डाउन हो जाए। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो जिंदगी जी रहे थे उससे गिरी हुई जिंदगी ना जिए, मतलब उससे ऊपर ही जिंदगी जिए, इनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा ही हो जहाँ पे भी वो जाए। तो आई होप आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट बात करने जा रही हूं मैं नेशनल लैंड यूज पॉलिसी के बारे में, मतलब एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ लैंड। नाम से ही आपको लग गया होगा कि जो जमीन है, आप जानते हो हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो भारत देश है वो बढ़ा चलता चला जाएगा कि हमको आज भैया एग्रीकल्चर के लिए और लैंड चाहिए तो हमने और बड़ा कर दिया, अरे इधर आ जाओ पाकिस्तान का हिस्सा भी ले लिया और बांग्लादेश का हिस्सा भी ले लिया, सारे हिस्से पकड़ लिए। ऐसा तो होगा नहीं। तो जो हमारे पास इंडिया है वो इंडिया हमारा इतना ही लैंड रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि लैंड खींची नहीं जा सकती, फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए स्कार्स है, जितनी है उतने में ही हमें काम करना है। तो हमें ये बात ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी कि जो लैंड है उसका हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो हम उपयोग कर रहे हैं, वो बहुत ही एफिशिएंटली करें, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से करें। ऐसा ना हो कि हम ज़मीन का सही से उपयोग ना कर पाएँ और हम ज़मीन को बर्बाद करते चले जाएँ। समझे? तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, मतलब यहाँ पे यूनियन के लेवल पे एक नेशनल लैंड यूज़ पॉलिसी की ज़रूरत है। ठीक है? तो नेशनल लैंड यूज़ पॉलिसी ये यूनियन के लेवल पे हो गई और उसके अंदर जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, राज्य की सरकारें हैं, इनकी खुद की लैंड यूज़ पॉलिसीज़ ये लोग बना सकती हैं। तब अगर ऐसा होगा, तो जो भी लैंड है उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन भी हो सकेगा। समझ रहे हैं? तो डिपेंड करेगा कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं सरकार की, उस हिसाब से क्या बैलेंस है, किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्या एफिशिएंसी है, कितनी प्रोडक्टिविटी है। मतलब अगर एक जो लैंड है वो 300 टन गेहूँ दे सकती है, तो उसमें से 300 टन निकालना ही निकालना है। इंस्टेड की 50 टन निकल रहा है तो उसी से कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसीलिए पॉलिसी, और यहाँ पे एक्विजिशन पॉलिसी का यही बेस होना चाहिए कि अगर आप लैंड ले रहे हो तो यहाँ पे लैंड यूज पॉलिसी भी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बात करती हूँ मैं लीसिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की। तो लीज जानते हैं? देखो भाई, लीज का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक जमीन है या बिल्डिंग है या कुछ भी है, अब आप उसको किसी इंसान को किसी एक पर्टिकुलर, समझ लीजिए 99 साल या जैसा भी है, जितने भी सालों के लिए आप उसको दे दीजिए। अब वो आपकी उस चीज का यूज करेगा, आपको प्रॉपर जो उसने पैसा देना है वो दे देगा। तो अभी के हिसाब से अगर बात क्या चल रही है एग्रीकल्चर लैंड के केस में, अगर हम लीजिंग की बात करें, तो नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड है, जहाँ पे कृषि नहीं हो रही, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, उस लैंड को तो लीज पे दिया जा सकता है। बट अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कल्टीवेशन के लिए, कि मतलब आप वहां पे उगाइए और अपना जो है कल्टीवेशन करिए, उसके लिए ही यूज करा जा सकता। मतलब कि अभी के जो लॉज हैं वो कहते हैं कि भाई लीज वगैरह पे आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड को नहीं दे सकते हो, लैंड रेंट पे नहीं दे सकते हो। अब देखिए, होता क्या है कि कुछ ऐसे किसान होते हैं जो फार्मिंग नहीं कर पाते या फार्मिंग नहीं करना चाहते। अब उनका पूरा लैंड एरिया है ही है, एग्रीकल्चर लैंड है वो, और वो दे भी नहीं पाते। समझ रहे हैं? या अपनी फार्मिंग में इंटरेस्टेड नहीं नहीं करना चाह रहे हैं वो, लेकिन वो रेंट पे भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर वो बेचारे अपनी लैंड ऐसे लोगों को रेंट पे दे देते जिनके पास लैंड नहीं है, तो कितना अच्छा होता, है ना? तो कमर्शियली भी बहुत अच्छा होता और एक बहुत अच्छी लाइवलीहुड एक्टिविटी भी हो जाती। लेकिन हो क्या गया है कि आजकल भाई ऐसा है कि लीज करने पे काफी रोक लगाया गया है। इसकी वजह से एक अच्छा रूरल अर्बन माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि विलेजर्स जो हैं वो अपनी लैंड को छोड़ के नहीं आ पा रहे। अब समझिए, किसी गांव वाले किसान के पास एक जमीन थी, क्लियर है, अब उस जमीन को, उसको इंटरेस्ट नहीं है एग्रीकल्चर करने में, उसे फार्मिंग करने में। तो अगर इसको ये अलाउ करा जाता कि ये अपनी जमीन किसी ऐसे इंसान को दे दे जिसको बड़ा इंटरेस्ट है कृषि में, एग्रीकल्चर में, और वो बंदे के पास ज़मीन नहीं है, तो अगर वो रेंट पे दे देता तो ये इंसान इसकी ज़मीन पे काम करता और ये शहर आके कोई अच्छा काम जो भी ये चाहता अपने मन का कर लेता। लेकिन चूंकि ये ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से उसकी लैंड भी फालतू पड़ी रही है, काम भी उस पर नहीं हो पा रहा है, और उससे जो एक तरीके से आप कैसे, अंडर यूटिलाइजेशन भी हो रहा है और
अननेसेसरी वो अपना भी टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो अगर ये सारी रिस्ट्रिक्शंस को उठा लिया जाए, तो ऐसे फार्मर्स, ऐसे किसान जिनके पास लैंड नहीं है, वो लैंड ले लेंगे और साथ ही साथ फिर जिनको जहाँ जाना है वो अपने तरीके से काम भी कर लेंगे। और मान लीजिए जिनके पास लैंड नहीं है, बेचारे वो कृषि भी करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो वो फिर शहरीकरण, अब सॉरी, शहर की तरफ आते हैं। माइग्रेशन उनका होता है, वो यहाँ पे भी बेचारे धक्के खाते रहते हैं। तो इन दोनों को ही बैलेंस बनाने के लिए दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है, इन चीज़ों को हटा देना चाहिए। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको हटा देना चाहिए। और जो लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, स्किल्स है ना? ये यहाँ पे आपका इंडस्ट्री और सर्विसेज़ में चले जाएँ। जो भाई चाहते हैं कि इनको एग्रीकल्चर नहीं करना है, तो अपनी लैंड को बेचारे दे दें ऐसे किसानों को जिनको लैंड की ज़रूरत है, और खुद चले जाएँ इंडस्ट्री में या सर्विसेज़ में जहाँ पे भी उनका इंटरेस्ट हो। तो इसलिए बहुत ही बेहतरीन आइडिया रहेगा अगर इन रिस्ट्रिक्शंस को उठा लिया जाता है। साथ ही साथ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज होल्ड्स एंड ऑफ द ओनर्स टाइटल, इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे जो टेनेंट्स हैं और लैंड ओनर्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। जैसे कि क्या हो जाए कि जब लैंड को दिया जाए किसी लैंडलेस इंसान को रेंट पे या लीज पे, तो यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इस लीज होल्ड। लीज होल्ड समझते हैं? अगर आप शहर में आपने कभी सुना होगा कि लीज के लिए लीज होल्ड्स वगैरह करते हैं, लीज पे देते हैं, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो इन लीज होल्ड्स का। और इससे क्या होगा कि भाई जो लैंड ओनर है उसको भी खतरा नहीं होगा कि मेरी ज़मीन कल को ऐसा ना हो कि ये हड़प ले। ठीक है? तो ऐसी लीजिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है और एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। और लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि लीजिंग अगर आप किसी को देते हो तो वो 1-2 साल का नहीं होता मामला, लंबे वक़्त के लिए होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लैंड छिन जाएगी। उस वक़्त के बाद आपकी लैंड आपकी ही रहेगी। समझ रहे हैं ना? तो इससे अगर ये लीज़ होल्ड एग्रीमेंट वग़ैरह रहेगा तो मज़बूती भी बनी रहेगी ओनर के राइट्स की। क्लियर है? तो ये जो लीज़ होल्ड मैकेनिज़्म है, ये आप कह सकते हो एक बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए करना चाहिए। और अगर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वग़ैरह वग़ैरह जो है उसकी भी इसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है लैंड एक्विज़िशन की। अगर भाई आपको वहाँ पे कोई रोड लेके जानी है, कोई भाई कोई लाइन बिछानी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए भी लैंड एक्विज़िशन की ज़रूरत पड़ती है। और इससे भी काफ़ी कंपनसेशन वग़ैरह दिया जाता है, रीसेटलमेंट वग़ैरह होता है। तो ये सारे जो दूसरे इश्यूज़ वग़ैरह निकल के आते हैं, तो इससे भी इन जो अगर ये लीज़िंग वग़ैरह होने लग जाएगी, तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे होने लग जाएँगे और इससे भी अवेलेबिलिटी फटाफट प्रोजेक्ट्स की हो जाएगी, तो प्रोजेक्ट भी फटाफट शुरू हो जाएँगे उनकी लैंड्स पे। क्लियर है? तो ये मामला है लीज़िंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का। नेक्स्ट टॉपिक कहता है मूविंग फ्रॉम प्रीज़म्प्टिव टू कन्क्लूसिव टाइटिव। अब देखिए ये क्या है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा था सन 2012-13 का, है ना? 2012-13 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें मेंशन करा गया था द नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं तो NLRMP। क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को मेंशन किया गया था इकोनॉमिक सर्वे 2012-13 के। ये स्टार्ट हुआ था आपका जो NLRMP है, ये स्टार्ट हुआ था 2008 में। इसका एम ये था कि हम अपडेट करेंगे और डिजिटाइज करेंगे लैंड के रिकॉर्ड्स को बाय द एंड ऑफ द 12th प्लान। इन्होंने कहा था कि जब तक 12वां 5 ईयर प्लान खत्म होगा तब तक के लिए हम क्या कर देंगे कि हम प्रॉपर जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि देखिए कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है। यूपी वगैरह में ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और ये रीज़न है कि कोई भी सरकार की स्कीम फार्मर्स तक सही से नहीं पहुंच पाती। तो इनका एम ये था कि हम लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देंगे और पूरा डिजिटल बना देंगे कि हमारे पास ऑनलाइन सारा का सारा डेटा अवेलेबल होगा। अब इवेंचुअली तो देखिए इसके अंदर दो टर्म यूज होते हैं। जैसे हमारी इंडिया में यूज क्या होता है? हमारे इंडिया में यूज होता है प्रिजम्पटिव टाइटल। इसमें क्या होता क्या है कि अगर रजिस्ट्रेशन किसी ने, सपोज करिए, आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं, कि एक ये मकान है, ठीक है? अब इसके अंदर कुछ एक बंदा रह रहा है अपनी फैमिली के साथ। आप आए, आपने कहा कि यार मुझे ये मकान अच्छा लग रहा है और भाई तू मुझे दे दे। अब वो बंदा रह रहा है तो आपने कहा कि ठीक है, आप ही से मैं बात करता हूँ। तो इसने कहा ठीक है ले लो। इसने आपको चाबी दे दी। आपने इसको, मान लीजिए ये 10 लाख रुपए का था, 10 लाख रुपए दे दिए। तो क्या आप ऐसे कर पाओगे इतनी आसानी से कि एक चाबी के बदले 10 लाख रुपए दे दोगे? ऐसा तो करोगे नहीं। तो इसके लिए आप कहोगे कि भैया तुम ओनर हो या नहीं हो, इस बात का मुझे प्रूफ दो। तो यहाँ एक चीज समझिएगा कि क्या पोजेशन इक्वल टू ओनरशिप होता है? तो ये चीज कोई जरूरी नहीं है। पोजेशन का मतलब कि वो बंदा इस कमरे में रह जरूर रहा है, इस घर में रह जरूर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस
घर का ओनर है। ये बात कुछ कंपल्सरी नहीं है। इसलिए आप इसकी ओनरशिप को प्रूव करने के लिए कि क्या आप ओनर हो, आपसे मैं सीधे खरीद रहा हूँ, क्या तुम इस घर के मालिक हो, इसके लिए आप एक मतलब टाइटल किसके नाम पे है, उसे कहते हैं टाइटल, कि आखिरकार ओनरशिप का टाइटल किसके नाम पे है। वो जो चीज़ ये दिखाएगा उसी को बोलते हैं डीड्स। क्या बोलते हैं? डीड, DEED। तो यहाँ पे जो इंडिया में है वो प्रिजम्पटिव टाइटल यूज किया जाता है। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन जिसके नाम पे है, जिस टाइटल जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन का है, इसका मतलब ये नहीं कि वही ओनर हो। समझ रहे हैं? तो प्रिजम्पटिव टाइटल यहाँ पे वैलिड है। अब यहाँ पे करने की क्या बात कही जा रही थी कि प्रिजम्पटिव टाइटल से चेंज करके इसके अंदर यहाँ पे कंक्लूसिव टाइटल की तरफ बढ़ा जा रहा था। कंक्लूसिव टाइटल में क्या होता है कि स्टेट जो होती है वो यहाँ डिसाइड करती है, ठीक है, ये बंदा है, हम इसको बनाते हैं, और अगर कोई बीच में लीगली कोई प्रॉब्लम आती है तो हम झेलेंगे। ठीक है, तो स्टेट यहाँ पे टाइटल देती है। तो इसके अंदर ये था कि प्रिजम्पटिव से कंक्लूसिव टाइटल की तरफ बढ़ने की बात हो रही थी। उससे क्या होता, जो डिजिटाइजेशन होता, डिजिटली जो चीजें होती इसकी वजह से कॉस्ट वगैरह भी कम हो जाती लैंड के ट्रांजेक्शन की। वाइल कंक्लूसिव टाइटल की वजह से क्या होता कि स्टेट अगर बीच में आती तो जो भी लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में एकदम से जो है ओनर निकल आते हैं इधर उधर से, किसी गांव खेड़े से, किसी के चाचा के, मामा के, पौसा के, परदादा के जो है रिश्तेदार निकल आते हैं, कहते हैं जमीन तो हमारी है। तो ये सब भी थोड़ा खत्म हो जाता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे मिडिल की तरह, इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती। क्लियर है? तो टाइटल वगैरह समझ गए आप क्या होता है? तो ये एक ऐसा जो है जो प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लेने वाला प्रोसेस था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, और इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी था। स्टेट गवर्नमेंट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट, प्लस इसके साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, है ना, और इसे एक टाइम के अंदर पूरे करने की भी ये थी। ये भी नहीं कि दसियों साल में हम अच्छा ठीक है लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर देंगे, ऐसा भी नहीं था। लेकिन एक बार जब ये कंप्लीट हो जाता तो हम आराम से इसको कंप्लीट करने के बाद आराम से एटलीस्ट अपनी स्कीम्स जो सरकार लाती है किसानों के लिए उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक प्रॉपर ज़मीन के लिए प्रॉपर प्राइसिंग तय कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी होता है ऑर्गेनाइज मार्केट का। तो इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है मूविंग फ्रॉम प्रिजम्पटिव टाइटल टू कंक्लूसिव टाइटल। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कहता है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये तो हम लोग काफ़ी बार न्यूज़ में भी सुनते हैं। ज़्यादातर दिक्कतें क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे पास लैंड के रिकॉर्ड्स नहीं हैं, और लैंड रिकॉर्ड जो भी आपकी फिजिकल फॉर्म में रखे हुए हैं, हार्ड कॉपीज रखी हुई हैं, वो इधर उधर किसी एक फाइल के फाइल वो कहीं दबी हुई है, किसी एक काउंटर के नीचे, किसी एक ऑफिस के किसी एक कमरे के नीचे छुपी हुई है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भई दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटर में होगा तो बस एक हमने डाला कोई भी एक मान लीजिए कीवर्ड डाला और हमने जो भी निकालना है वो रिकॉर्ड निकाल लिया। तो हमारा टाइम भी बचा, हम ईज़िली आसानी से काम भी कर पाए। समझ रहे हैं? अब देखिए इसके जो भी हम लैंड एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो इतना लंबा हमारे इतिहास होने के बावजूद यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जो हमारे देश के हिस्से हैं, पर्टिकुलरली अगर हम डेवलपमेंट को लेके बात करें तो सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे हिस्से अभी तक हमारे देश के रह गए हैं जहाँ तक डेवलपमेंट नहीं पहुँचा है। हुँ? और एक टाइम टू टाइम एक रेगुलर सर्वे जो हुआ करता है, सेटलमेंट ऑपरेशन शुरू हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद ही, क्योंकि उस समय क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना ये सिर्फ अपने चक्कर में लगे रहते थे। इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमें डेवलप करने के बारे में ध्यान नहीं दिया। और जब हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद हमारी सरकारों ने करना शुरू करा तो पूरी तरीके से कभी शुरू भी नहीं होता है। कभी कुछ सरकारें बहुत अच्छा करती हैं, कुछ जो है उसको इग्नोर कर देती हैं। तो ये धीमे-धीमे ये पॉलिटिकल जो है चीज़ों की वज़ह से ये बहुत ही वक़्त के साथ-साथ धीमे-धीमे यहाँ चीज़ें बढ़ पाई हैं। समझ रहे हैं? तो आज के समय में या जैसे भी आप ये समझिए कि हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स का होना जो पूरी तरह से अपडेटेड हो, ऐसे लैंड रिकॉर्ड का होना ही ज़रूरत है इस समय, अगर हमें अपने एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को, अपने कृषि क्षेत्र को अगर हमें डेवलप करना है तो। ये बहुत ज़रूरी है, बैकबोन है हमारे डेवलपमेंट आप कह सकते हो जो भी हम डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं उसके लिए। और जो
पहले क्या था कि आपका कंप्यूटराइज़ करने से पहले जो मैनुअल अपडेटिंग होती है या फिज़िकल वेरिफ़िकेशन होता है लैंड रिकॉर्ड्स का, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कंप्यूटर पे आपने चढ़ा दिया देख के, नहीं, एक इंसान जाए वहाँ देखे और अपने आप से मैनुअली पहले एक डेटा बना के रख ले कि हाँ, ये फला-फला की ज़मीन है, इसके ओनर ये हैं और कायदे से देख ले कि ऐसा ना हो कि किसी और के हक हैं और किसी और को मिल जाएँ। अच्छे से देख ले और वो जो डेटा लेकर आएगा उसके बाद उस डेटा को कंप्यूटर पे चढ़ाया जाए। जल्दबाज़ी भी करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए नेशनल अथॉरिटी फॉर कंप्यूटराइज़ेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो, जो कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल की हो और ज़्यादातर स्टेट्स में जो काम है इसे डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैंडल करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वेस के द्वारा हैंडल करा जाता है, जो हु आर नॉट एबल टू कोप अप विद द टास्क ऑन अकाउंट ऑफ देयर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दिस अक्वायर्स लो प्रायोरिटी। अब इसमें क्या होता है कि इनके पास जो है वो बहुत सारा काम होता है एक्चुअली में, जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वेस, इनके पास इतना सारा काम होता है, इस वजह से ये सारा काम करने के चक्कर में इन इस कंप्यूटराइजेशन वाले काम को काफ़ी कम प्रायोरिटी दे पाते हैं। तो भई एक नेशनल लेवल की बॉडी यहाँ बन जाए और यहाँ पे इसलिए ज़रूरत है कि स्टेट लेवल पे भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो ऐसा हो, आपका स्टेट अथॉरिटी फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हो यहाँ पे। और ये जैसे कि हमारा नेशनल लेवल पे है ना, नेशनल अथॉरिटी फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी एक बने जिसको नाम रखा जाए स्टेट अथॉरिटी फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। और ये पूरी तरह से जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज करने के बारे में डील करें। ठीक है? तो ऐसा काम है, थोड़ा टाइम बाउंड मैनर में हो, ये नहीं कि अब बात कर दी तो दसियों साल में बनाते रहना, ऐसा करते रहना, ऐसा भी ना हो। तो अगर डिजिटल रिकॉर्ड्स होंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, नेशनल पोर्टल पे भी अवेलेबल होंगे, स्टेट वाइज भी होंगे, तो ये हमारे देश की ज़रूरत भी है और ये हो जाता है तो देश के लिए बहुत अच्छा भी है। फिर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, बियॉन्ड लैंड एंड लैंड राइट्स। अब देखिए यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो लैंड पे ध्यान देना या लैंड राइट्स पे ध्यान देना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये और राइट्स ऐसे भी हैं जो लैंड राइट से भी जुड़े हैं, तो उन पे भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आप अगर ऐसे करें कि भाई स्पेशली उन सारे एरियाज़ में एक कॉन्टिन्यूअस राइट जो है स्टैब्लिश हुआ है रिगार्डिंग लैंड, स्पेशली उन सारे एरियाज़ में जो कि एक्सेस और रिफॉर्म्स के हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के हैं, प्लानिंग और मैनेजमेंट का यूज़, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फॉर्मेशन या दूसरे ऐसे तरह के इश्यूज़। क्लियरली अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, जो कुछ नए और कुछ एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स जो कि लैंड को लेके हैं, इनमें कुछ ऐसी चीज़ों को भी आनी चाहिए जो प्रो पुअर हों, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करते हों, कोई अगर इन केस कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसका रेज़ोल्यूशन प्रॉपर हो, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के हों, इक्विटी से रिलेटेड हों, जस्टिस से हों या जेंडर सेंसिटिविटी से हों। समझिए, देखिए, लैंड पॉलिसी डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लैंड को तो डेवलप करने की बात करी जा रही है, लेकिन इसमें ह्यूमन के राइट्स का फ्रेमवर्क देखने को नहीं मिलता। जैसे कि देखिए, लैंड सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है कि मतलब हमें इससे ह्यूमन राइट मिलता है, ठीक है, लैंड को हम यूज़ करते जाएँ, ऐसा नहीं है। कुछ राइट्स को और मतलब कुछ राइट्स और भी इससे जुड़े हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि भई मान लीजिए कि कोई इंसान जो है वो लैंड को एक्सेस नहीं कर पा रहा है या लैंड जो है एडवर्सली अफेक्टेड है उसके एक्सेस से, मतलब उसको नहीं पा रहा है ज़मीन को, तो हो सकता है कि इससे वर्क, एजुकेशन या फूड उसका अफेक्ट कर रहा हो। समझ रहे हैं? तो रिसेंटली हालाँकि इसको ऐड भी करा गया है फ्रेमवर्क के अंदर और इसलिए हमको यहाँ पे एक ब्रॉड इमेज की तरह चीज़ों को देखना है, सिर्फ़ एक सिंगल लैंड को ही अपने दिमाग में नहीं देखना है। साथ ही साथ लैंड इश्यूज़ को सॉल्व करके, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह को जो सॉल्व करके रिज़ॉल्व करने के बाद आपका ज़्यादातर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट ही ज़्यादातर कोशिश करती है कि जो लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करा जाए। तो रिजल्ट के तौर पे जो प्रोग्रेस है, प्रायोरिटी है इस सेंसिटिव इश्यू को लेके, ये यूनिफ़ॉर्म नहीं होती। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग-अलग हाल होगा। समझो, फिर से समझो कि पूरे देश में अलग-अलग स्टेट्स हैं, एक स्टेट तो है नहीं। अब जो एक स्टेट है, अपने यहाँ की लैंड और अपने यहाँ के लैंड रिफॉर्म्स और अपने आप की सारी प्रॉब्लम्स वो देखती है एक स्टेट। तो इस वजह से अलग-अलग स्टेट जो हैं वो अलग-अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल करती होंगी। इसलिए पूरे देश में आपको एक जैसा सिस्टम देखने को इसके अंदर नहीं मिलेगा। क्लियर है? और इसलिए जो कि आपका जो भी ग्रुप्स हैं वो भई उस हिसाब से
अलग-अलग जगह पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कहीं पे लैंड माफियाज़ देखने को मिलेंगे आपको, कहीं पे आपको नेक्सा, जैसे अभी आप चले जाएँ वहाँ नक्सलवादी लोग हैं, तो ये सब वहाँ पे दिक्कतें क्रिएट करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ दिक्कतें क्रिएट करती हैं। तो इस वजह से पूरे देश में सेम सिमिलैरिटीज़ नहीं देखने को मिलती, यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती कि ह्यूमन राइट्स और लैंड के बराबर चले। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम इन सब इश्यूज़ को सॉल्व करें और तब उसके बाद लैंड रिफ़ॉर्म्स के साथ-साथ नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ऐसा करें कि लोगों को भी, सेक्शन ऑफ द पीपल है उसको भी यहाँ पे मदद मिले, उसको भी यहाँ पे गरीबी हटे, उसके राइट्स भी यहाँ पे हनन ना हो। समझ गए? तो इसलिए इसका टॉपिक का नाम रखा गया है बियॉन्ड लैंड एंड लैंड राइट्स। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं इस चैप्टर की। कहता है कि हर्डल्स एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। आखिरकार क्या जो है क्या लैंड रिफॉर्म्स जो हमारे इंडिया में आने के हैं, इसमें आखिरकार क्या हर्डल्स हैं, क्या रुकावटें हैं, है ना? तो लैंड रिफॉर्म्स आप देखते हैं कि बहुत ही धीमे धीमे हो रहा है। तो इसकी कुछ वजहें हैं हमारे इंडिया के अंदर, आइए समझते हैं। पहला देखिए, एब्सेंस ऑफ रिलायबल रिकॉर्ड्स, जो कि मैं पहले से बता रही हूँ कि अगर कुछ भी आपको नई स्कीम या किसी भी इंसान को जो भी लैंड ओनर्स हैं या लैंड को अगर हमें इम्प्रूव करना है, तो हमारे पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, आखिरकार कहाँ लैंड है, अवेलेबल है, किसकी है वो, समझ रहे हो? कितना एरिया है उस लैंड का, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं है और ये रिकॉर्ड बहुत ही धीमे-धीमे बढ़ रहा है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट। देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी सही से लैंड रिफॉर्म्स में नहीं मिलता है। बजट में प्रॉपर तरीके से लैंड रिफॉर्म्स के लिए पैसा नहीं एलोकेट करा जाता और यही वजह है कि अच्छे मेजर्स नहीं उठाए जाते हैं इस फील्ड में। तीसरी बात है एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इसमें क्या चीज़ होती है कि भई देखिए यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम वगैरह इनको देखा जाता है, अलग तरीके से देखा जाता है। देखिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट को अलग देखा जाता है हमारे कंट्री में और लैंड रिफॉर्म्स पे को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और यही एक बात है, अगर हम सबको एक साथ मिल के चलते कि भैया यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके चलते प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे हर चीज़ को एक साथ बिठाते, तो यहाँ पे ईज़ी था काम करना। लेकिन हम क्या करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स अलग चल रहा है, चलो हम इकोनॉमी के लिए अलग काम करते हैं। तो अलग-अलग जो आइसोलेटेड एफर्ट्स हैं, इसकी वजह से चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की। क्लियर है? इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। जैसे कि जो इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर एक राज्य सरकार के पास होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। अब कहीं-कहीं पे तो ऐसा होता है कि स्टेट की सरकारें लैंड रिफॉर्म पे ध्यान देती हैं या अच्छे से उस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं। लेकिन कहीं-कहीं पे क्या होता है, मोस्टली स्टेट्स वगैरह पब्लिक ऑर्डर पे या लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने में इतना ध्यान दे देती हैं कि इतना ज़्यादा वो इसके ऊपर लॉज़ वगैरह रिलेटेड टू लैंड जो भी हैं, उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करती और ध्यान नहीं देती। फिर बात आती है लीगल चैलेंजेस की। लीगल चैलेंजेस क्या हैं? लीगल प्रॉब्लम्स भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में हमारी कंट्रीज़ में, क्योंकि देखिए लॉज़ हो गए, है ना? या आप कह सकते हो कि जो ये प्रोसेस है लैंड रिफॉर्म का, ये अपनी कह सकते हो आप कि अपनी पटरी से हल्का-सा उतर गया है। मतलब यहाँ पे इतने सारे लूपहोल्स हैं बीच में इन लॉज़ में, इतने सारे तरीके हैं कि किस तरीके से हम जो है गड़बड़ा दें चीज़ों को, है ना? या मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि इससे किसी भी तरीके से धोखाधड़ी करी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई रिजिड लॉज़ नहीं है और ये भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है अच्छे लैंड रिफॉर्म्स को लाने के लिए। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड प्रेशर फ्रॉम बिलो। अब यहाँ है देखिए, टास्क फोर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, इन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया था कि कुछ छोटे-छोटे जो लोकलाइज्ड पॉकेट्स हैं उनको छोड़ के प्रैक्टिकली पूरे कंट्री में जो गरीब किसान हैं या एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, वो बहुत सारे हैं और अनऑर्गेनाइज्ड हैं और नॉन कोऑपरेटिव हैं। मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स का जिनको फ़ायदा मिलता, वो यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि वो कितने हैं, कितने नहीं हैं। है ना? मतलब सोशल या इकोनॉमिक ग्रुप हमें पता ही नहीं है कि कितने हैं, मतलब कोई सोशल या इकोनॉमिक ग्रुप बनाते ही नहीं है, हमें चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। रिज़ल्ट के तौर पे यहाँ पे कोई प्रेशर ही नहीं है हमारे पास कि हम इम्प्लीमेंट करें। भई होता क्या है ना कि अब देखिए कोई भी केस देखते हो, अगर देश वाले डिमांड करने लग जाएँ कि भाई ये करो, 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 सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है। लेकिन हमें कोई फ़र्क ही नहीं है, हमारी टेबल पे आता है खाना, तो हमको इतना ध्यान ही नहीं रहता कि हमें लैंड रिफ़ॉर्म लाने की भी ज़रूरत है। वो एक वक़्त आने के बाद, लॉन्ग टर्म में एक वक़्त आने के बाद जब तक एहसास होगा तब तक हो जाएगी बहुत देर, तो हम लोग प्रेशर ही नहीं बनाते हैं।
ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। देखिए पॉलिटिकल जो ये पॉलिटिशियंस हैं इनकी भी मर्ज़ी नहीं होती है। इनका अपना सोचते हैं कि अब जो भी काम कर रहे हैं नॉर्मल वो करते रहें, बाकी देश चलाते रहें, अपनी जेबें भरते रहें। ऐसा इनका कोई ध्यान होता नहीं है कि पब्लिक का इतनी आवाज़ इसके इस सेक्शन के प्रति पड़ती ही नहीं है, है ना? और पॉलिटिकल डिसीजंस हो गया या अच्छा पॉलिटिकल सपोर्ट, डायरेक्शन, कंट्रोल अच्छे से इसमें होता ही नहीं है। तो अभी लैंड रिफॉर्म की डिमांड इसीलिए इतनी बढ़ती है, लेकिन कोई देश भर में इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता, तो वो लोग भी कुछ नहीं करते हैं, समझ गए? और लास्ट में कहते हैं कि भई इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका कहने का मतलब ये है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने की, ये आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के हाथ में होती है, सारे के सारे राज्य सरकारों के, स्टेट्स के। तो बट जो एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का वो काफ़ी अलग देखने को आपको मिलता है, उनका बिहेवियर काफ़ी ठंडा होता है इसको लेके। और लैंडलॉर्ड्स को जो विलेज फंक्शनरीज़ हैं प्रॉपर तरीके से भई या अपनी तरीके से समझा-बुझा देते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो मतलब वहाँ के ऑफ़िसर्स सीरियस ही नहीं होते चीज़ों को करने के लिए। तो ये भी एक वजह है कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता इनका। तो बस हमारा यहाँ पे ये लैंड रिफॉर्म्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस। एंड इफ यू वांट टू जॉइन मी ऑन any other social media platform, you can follow me on the links given in the description box. You can watch these videos on Facebook. It is by the name of Sirf IS. You can like the page and watch these videos there also. Along with this, if you want to join my membership, please join and support me in my work. You will enjoy the different perks. And please share your views in the comment box. Have a wonderful day ahead. Take care.